और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी की सदस्यता अभियान की हो चुकी है शुरुआत। आज सीएम धामी लेंगे बीजेपी की सदस्यता। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने ली थी बीजेपी की सदस्यता। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सीएम धामी को आज दिलाएंगे सदस्यता। देश भर में चल रहा बीजेपी का संगठन महापर्व। उत्तराखंड में 20 लाख सदस्यों को जोड़ने का रखा गया है लक्ष्य। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ये शपथ भी दिलाएंगे और साथ ही सदस्यता अभियान की शुरुआत क्योंकि हो चुकी है और ऐसे में 20 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य उत्तराखंड में रखा गया है, जिसको बीजेपी पूरा करने के लिए जद्दोजहद में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सदस्यता दिलाई गई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी जेपी नड्डा के द्वारा, और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी की सदस्यता लेंगे बीजेपी कार्यालय में। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पार्टी की सदस्यता लेंगे और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उनको सदस्यता दिलाएंगे। बीजेपी कार्यालय में ये पूरा कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी तेज हो गई हैं और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी की सदस्यता लेते हुए भी नजर आएंगे। संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है, किस तरह से और किस समय सदस्यता अभियान की शुरुआत हो जाएगी? मुख्यमंत्री किस समय पहुंचेंगे पार्टी कार्यालय? जी बिल्कुल विशाल, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान का जो महापर्व है वो शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि प्रत्येक 6 वर्ष में भाजपा की जो सदस्य संख्या है वो अपना आप शून्य हो जाती है और 6 वर्ष के बाद भाजपा शून्य से अपनी सदस्यों की जो संख्या है उसको शुरू करती है। उसी के तहत अब प्रदेश भर से लेकर देश भर में व्यापक सदस्यता अभियान भाजपा चला रही है। कल जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता भाजपा की दिलाई और उसके बाद आज उत्तराखंड में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे और ठीक दोपहर 11 बजे करीबन सीएम धामी पार्टी मुख्यालय बलबीर रोड पर पहुंचेंगे और वहां पर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उसके बाद उत्तराखंड में जो सदस्यता अभियान है वो शुरू हो जाएगा और ऐसे में 20 लाख लोगों को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाने का लक्ष्य इस बार भाजपा ने रखा हुआ है। हिमांशु, क्या माने इस सदस्यता अभियान से कितना जोर बीजेपी लगा रही है? क्योंकि आने वाले समय में निकाय चुनाव भी होने हैं, पंचायत चुनाव भी होने हैं उत्तराखंड में। हालांकि हमने देखा कि लोकसभा और विधानसभा में काफी अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा है, लेकिन अब और आगे की जो लोगों से जुड़ाव है वो किस तरह से हो सकेगा, किस तरह से सदस्यता अभियान चलेगा और कितने लोगों को इससे जोड़ा जाएगा? जी, बिल्कुल, सदस्यता अभियान की जहाँ तक बात रही तो ये अनेक विभिन्न चरणों में ये सदस्यता अभियान चलता है। राष्ट्रीय स्तर पर है, प्रदेश स्तर पर है, जिला स्तर पर है, मंडल स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर है, बूथ स्तर पर है। ऐसे में जो सदस्यता अभियान है अनेक अलग-अलग चरणों में चलता है। पहला चरण होगा, उसके बाद दूसरा चरण 15 अक्टूबर तक। पहला चरण जो है 1 सितंबर से लेकर 31 सितंबर तक है। उसके बाद 31 सितंबर से और 15 अक्टूबर तक भाजपा का दूसरा चरण में सदस्यता अभियान चलेगा। इस प्रकार अनेक चरणों में जो है सदस्यता अभियान भाजपा चलाएगी। उसके बाद जो है अनेक लोगों को जोड़ने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। 20 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य भाजपा ने रखा है। और जहाँ तक रही निकाय चुनाव में फायदा की बात, तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो बूथ है वो भाजपा की ताकत माना जाता है और बूथ स्तर पर इस बार व्यापक कार्यक्रम करने के निर्देश पार्टी हाईकमान द्वारा दिए गए हैं कि बूथ सशक्तिकरण हो, शक्ति केंद्रों का विभाजन हो, उनको मजबूती से किया जाए। शक्ति केंद्रों पर अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए, बूथ स्तर पर अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए। और निश्चित रूप से अगर बूथ पर भाजपा ये अभियान चलाने में सफल रहती है, बूथ को अपने मजबूत करने में सफल होती है, तो आने वाले जो बीडीसी चुनाव है या डिस्ट्रिक्ट के चुनाव हैं उसमें भाजपा को बेहद फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि बीडीसी की जहाँ तक बात रही तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये तीनों ही जो है चुनाव बूथ में काफ़ी मायने रखते हैं और बूथ के जो वोटर है वो पार्टी को सीधा फ़ायदा पहुंचाता है। और ऐसे में अगर भाजपा बूथ स्तर पर अपने सदस्यों को जोड़ने में सफल होती है तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं भाजपा को जरूर मिलेगा। हिमांशु, क्या माने, क्योंकि मुख्यमंत्री आज जब सदस्यता लेंगे तो उस दौरान कौन कौन बड़े नेता यहाँ पर शामिल हो सकते हैं उस समय बीजेपी कार्यालय में?
जी बिल्कुल, जहाँ तक अब बड़े नेताओं की बात रही तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं, पार्टी संगठन से जुड़े तमाम मान्य पदाधिकारी हैं। इसी के साथ ही कुछ कैबिनेट मंत्रियों के शामिल होने की संभावनाएं यहाँ पर जताई जा रही है। हालांकि अभी तक कोई निश्चित प्लान यहाँ पर आया नहीं है कि कौन बड़े मंत्री शामिल होगा। संभवतः क्योंकि पार्टी संगठन से जुड़े जो पदाधिकारी हैं वो जरूर शामिल होंगे, और इसी के साथ ही जो है कुछ कैबिनेट मंत्रियों के शामिल होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और दिल्ली से बड़ी खबर, पीएम से मिले नगर विकास ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा। दिल्ली में की पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट। प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की भी दी जानकारी। कार्यों को और बेहतर बनाने के लिए पीएम का मार्गदर्शन प्राप्त उन्होंने किया है। पीएम हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं और वो पथ प्रदर्शक भी हैं, ये ए.के. शर्मा ने बयान भी जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ए.के. शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस दौरान विकास कार्यों की उनको जानकारी भी दी है। और लखनऊ से बड़ी खबर, मानव वन्य जीव संघर्ष पर सीएम योगी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। संवेदनशील झीलों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। वन्य जीवों की दृष्टि से संवेदनशील झीलें रहे अलर्ट। भेड़ियों तेंदुए के हमलों की घटना पर सीएम ने ये समीक्षा बैठक बुलाई है। अतिरिक्त मैन पावर भी लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं और उपकरणों की कोई कमी ना हो। बचाव के लिए जन जागरूकता पर भी मुख्यमंत्री योगी ने जोर दिया है। और यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस तरह से अब लगातार ये भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी भी सख्त नजर आ रहे हैं, वन्य जीवों और मानव संघर्ष जिस तरह से चल रहा है, क्या माने किस तरह की तैयारियां हैं अब आगे प्रशासन की? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से अब तक 10 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं और जो खूंखार भेड़िए हैं उनका पता वन विभाग की टीम लगा ही नहीं पा रही है, उसको लेकर चूंकि मामला गंभीर है, संगीन है, और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो है बैठक में जो डीएफओ हैं, जितने डीएफओ हैं उनको निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पीएससी की बटालियन को लगाया गया है ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए। वहाँ पर रात में विद्युत की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था की गई है। जनरेटर जनसेट वगैरह को वहाँ पर लगाया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि सबसे पहले जो जनहानि हो रही है उसको बचाना है। फिर उस पहली प्राथमिकता ये है, और दूसरी प्राथमिकता ये है कि जो खूंखार भेड़िए हैं उनको किस तरह से गिरफ्त में लेना है। और फिर उसके बाद जो लोग इससे प्रभावित हैं, जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जिनको भेड़िए जो है पंजा मार दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से इंजरी उनके अंदर भी आ जा रही है। तो ऐसे चीजों को लेकर योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टरों की एक टीम की जो है परमानेंट तैनाती उन विशेष जगहों पे कर दी गई है जहां पर भेड़िए जो है चिन्हित हुए हैं। और कई जिलों के जो डीएफओ हैं और जो प्रशिक्षित वन कर्मी हैं उनको भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगाया गया है। जो वन रेंज की प्रमुख हैं वो भी पहुंची थी और उन्होंने जो है मौके का मुआयना किया है। आईजी डीआईजी दोनों लोग जो है वहां पहुंच चुके थे। सभी लोगों ने जो है दिन रात मेहनत किया है और जो वनकर्मी है वो अभी भी रातों में काम्बिंग कर रहे हैं कि कहीं से सुराग लग जाए और भेड़ियों को जो है गिरफ्त में लिया जाए। फिलहाल योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जनहानि को बचाने के लिए उन्होंने जो है अफसरों को बड़ा निर्देश दे रखा है। प्रदीप जी, क्या माने कि स्थानीय लोगों को भेड़िए दिख रहे हैं लेकिन वन विभाग के अधिकारियों को भेड़िए नजर नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल इसको विडंबना ही कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सरकार ने सारी सुविधाएं दे रखी हैं। जो नाइट विजन कैमरे हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है, ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है। ड्रोन में भेड़िए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो वनकर्मी हैं वो उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। अभी एक दिन पहले की घटना है कि जिस पिंजरे को लाया गया था पकड़ने के लिए, उसमें खुद एक वनकर्मी जो है वो फंस गया था और उसको किस तरह निकाला गया था। तो अभी ये काफी कमियां हैं जिसको दूर करना पड़ेगा। और लेकिन ये है कि चौकसी की वजह से अभी पिछले 24 घंटे में कोई इस तरह की घटना जो है सामने नहीं आई है। निरंतर चौकसी बरतने की वजह से जो ग्रामीण हैं उनकी जान अभी फिलहाल बची हुई है। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और लखनऊ से बड़ी खबर, 20,000 रुपए घूस लेते दरोगा गिरफ्तार, पारा थाने की डॉक्टर खेड़ा चौकी इंचार्ज रामदेव गुप्ता हुए गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाने के नाम पर मांगी थी घूस। दरोगा रामदेव गुप्ता के खिलाफ विजिलेंस ने दर्ज किया एफआईआर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दरोगा ने 20,000 रुपए की घूस ली थी और इस दौरान विजिलेंस की जो टीम है उन्होंने एफआईआर भी दर्ज की है। गिरफ्तार भी किया गया है दरोगा को। और संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राशिद, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है पूरे मामले में? नहीं, देखिए विशाल, आपको बता दें कि लखनऊ के पारा थाने का पूरा मामला है। पारा थाना में डॉक्टर खेड़ा चौकी है, वहां पे रामदेव दरोगा जो है वो 20,000 रिश्वत के साथ लेते हुए गिरफ्तार हुए। विजिलेंस की टीम ने इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मामला देखिए, आपको बता दें, प्रतापगढ़ जिले के दिनेश कुमार पटेल के खिलाफ एक मामला दर्ज है जिसमें फाइनल रिपोर्ट लगानी थी। उसको लेकर उन्होंने 20,000 रुपए की मांग की थी। 20,000 रुपए रिश्वत के साथ विजिलेंस ने उनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। देखिए, ये बात अब देखने को मिल रही है कि जिस तरह पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है और बढ़ता जा रहा है। लखनऊ के कई ऐसे थाने हैं जहाँ पे ये चीजें देखी गई हैं कि घूस ली जा रही है या एफआईआर लगाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर को लेके जिस तरह की जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार जो है कानून व्यवस्था पे जो इस तरह के दावे करती है, लेकिन सरकार के दावों की पोल तब खुलती है जब इनके छोटे कर्मचारी जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा भ्रष्टाचार करते हैं। पुलिस विभाग में इस वक्त आपको बता दूं कि इस तरह का भ्रष्टाचार जो है बहुत ज्यादा होने लगा है। हमने कई थाने और चौकियों में अलग अलग जिलों की तस्वीर देखी है जहां पे इंस्पेक्टर पैसा मांग रहा है, सिपाही पैसा मांग रहा है, दरोगा मांग रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश है कि अगर कोई भी पीड़ित आता है उसका तुरंत काम किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में इस वक्त भ्रष्टाचार चरम पर है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको ये पलीता लगा रहे। हालांकि विजिलेंस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है दरोगा के, इसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जी विशाल। बिल्कुल राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बुलंदशहर से बड़ी खबर, अवैध नर्सिंग होम पर जांच करने पहुंची टीम। सीएमओ ने किए टीम का गठन। जांच के दौरान कागजात नहीं मिले पूरे, मानकों को ताक पर रखकर संचालित हो रहा था नर्सिंग होम। टीम ने नर्सिंग होम को सीज कर दिया है और एक अन्य नर्सिंग होम को भी दिया गया है इस दौरान नोटिस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार जांच अभियान जारी है और ऐसे में लगातार जो नर्सिंग होम है उन पर कार्यवाही भी की जा रही है। ऐसे में जहां पर टीम मौके पर पहुंची और जब कागजात पूरे नहीं मिले तो एक नर्सिंग होम को इस दौरान सीज भी कर दिया गया और जबकि एक नर्सिंग होम को नोटिस भी दिया गया है। ये खुर्जा क्षेत्र में एक हॉस्पिटल है मां ममता के नाम से। उसके संबंध में लगभग लास्ट वीक एक शिकायत मिली थी कि ये जो है बिना रजिस्ट्रेशन के ये हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है और इसके संबंध में कुछ और भी शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में आज जो डिप्टी सीएमओ हैं डॉक्टर हरेंद्र बंसल और मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था। हॉस्पिटल में निरीक्षण दौरान उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट या फायर की एनओसी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी नहीं दिखाई गई, जिसके क्रम में आज हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। सर, खुर्जा तहसील के अंदर और भी इस प्रकार के हॉस्पिटल बने हुए हैं? जितने भी हॉस्पिटल हैं हम अपने एंड से भी इसको वेरीफाई कर रहे हैं और जितने भी ऐसे हॉस्पिटल हैं जो हमें प्राइमरी स्तर पे ये दिख रहा है कि ये फर्जी हैं या बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं या बिना मानकों को पालन करते हुए चल रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। किसके आदेश पर ये निरीक्षण किया गया था और सर टीम में कौन कौन था? इसमें यही है कि जब लास्ट वीक जो शिकायत हमें मिली थी हॉस्पिटल के संबंध में, उसी के संबंध में शिकायत आज इसमें किया गया था। तो मैं था और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर हरेंद्र बंसल थे, तो उसी क्रम में आज निरीक्षण किया गया। और संवाददाता जिशान अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जिशान, क्या कुछ पता चल पा रहा है, किस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है और अभी क्या माने आगे किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? बिल्कुल विशाल, देखिए बता दें, बुलंदशहर के कस्बा खुर्जे के किला रोड नाले की पटरी के निकट एक नर्सिंग होम पर जो एसडीएम है उन्होंने कार्रवाई की है। बता दें, नगर में संचालित अवैध नर्सिंग होम पर जांच करने पहुंची सीएमओ द्वारा
टीम एक गठित की गई थी जिसके दौरान संचालक के यहाँ पर नर्सिंग होम में सीएमओ की टीम जाती है, तो वहाँ जो प्रदूषण फायर मानचित्र से जरूरी सर्टिफिकेट होते हैं वो नहीं दिखा पाए। और उन्होंने संचालक से कहा कि अगर आपके मानक पूरे हैं और आपके जो रजिस्ट्रेशन है, हमें सर्टिफिकेट जो भी कुछ होता है वो आप दिखाइए। तो जो संचालक है वो नहीं दिखा पाया, जिसके द्वारा एक नर्सिंग होम पर ये बुलंदशहर के खुर्जे में कार्रवाई की गई है। जी विशाल। जिशान, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि अब स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो क्या वजह है इसके पीछे की? क्या लगातार ये मॉनिटरिंग की जा रही है? स्वास्थ्य मंत्री खुद देख रहे हैं इस बात को कि किस तरह से चीजें जो हैं वो एक्टिव होकर के चले और व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो? क्या यही वजह है कि अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है टीमें? बिल्कुल विशाल, दरअसल ये होता है जिले के जो अधिकारी होते हैं वो बड़ी लापरवाही करते हैं, और जब पीछे से अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के हों या किसी भी महकमे के हों, जब पीछे से वो बायोडाटा मांगते हैं और कार्रवाई के आदेश देते हैं, जाहिर सी बात है तभी जो जिले के अधिकारी हैं वो अपने निचले स्तर के अधिकारियों को आदेश देते हैं और कार्रवाई की बात करते हैं। जी विशाल। बिल्कुल जिशान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। संभल जिले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। परिषदीय स्कूलों में छात्र छात्राओं की कम उपस्थिति को लेकर बीएसए ने कड़ा रुख अपनाया है। जिले में 144 स्कूल में तैनात 400 से अधिक शिक्षकों का अगस्त महीने का वेतन रोकते हुए चेतावनी दी गई है कि अगर भविष्य में नैनीहालों की उपस्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। बीएसए की कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सर, जिले में तमाम शिक्षकों को जो है कम उपस्थिति पर उनके वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। कितने शिक्षक होंगे ऐसे सर? लगभग 400 से अधिक शिक्षक हैं जिनके वेतन रोकने के बीएसए ने आदेश किए हैं। 5 पॉइंट टूल किट के अंदर प्रोविज़न है कि 75% से अधिक विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति होनी चाहिए। इसके साथ ही यदि हमें बच्चों को निपुण करना है तो किसी कक्षा में यदि 80% से अधिक बच्चे उपस्थित होते हैं तो ही यानी 80% बच्चे निपुण होने पर उस कक्षा को निपुण माना जाता है। तो यदि 60% से कम उपस्थिति है तो हम नए निपुण कर पाएंगे और नई 5 पॉइंट टूल किट को हम फॉलो कर पाएंगे। इसलिए जहाँ 60% से कम बच्चों की उपस्थिति है उनका वेतन रोका गया है, ताकि वो अभिभावकों के साथ मिल करके, राशन कोटेदार और ग्राम प्रधान के साथ मिलकर एक बुलावा टोली बना करके सभी अभिभावकों से संपर्क करें और प्रतिदिन दूरभाष के माध्यम से भी अभिभावकों से संपर्क करें ताकि वो अपने बच्चों को भेजें। और संवाददाता सतीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी मिल रही है? किस तरह से अब ये पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है? देखिए, हम आपको बता दें, जिनको संभल के जिले में डीएम के आदेश पर बीएसए की बड़ी कार्रवाई की गई है, जहाँ पर जो है जिले में 144 बेसिक शिक्षा स्कूलों में जो 400 से अधिक शिक्षकों की जो है वेतन रोक दिया गया है। उनका कहना है कि 60% से कम बस्ती वाले स्कूलों में जो एक्शन लिया गया है उसकी को लेकर सुधार करने के आदेश दिए गए हैं। डीएम का कहना है कि जहाँ पर ये स्कूल में बच्चे कम आते हैं उन्हीं को लेकर के उन्हें आदेश दिए गए हैं कि 60 से 75% बच्चे आएंगे वहीं पर उनका वेतन मिलेगा, नहीं तो वेतन नहीं मिलेगा। जैसे जांच करने गए तो वहाँ पर जो पाए जाते हैं कि स्कूलों में बच्चे कम होते हैं, टीचर बैठे रहते हैं और पढ़ाते नहीं है, तो इसी को लेकर के जो अभिभावक अपने बच्चों को नहीं भेज पाते सरकारी स्कूलों में, उसके आदेश पर अब देखना कितना पालन किया जाएगा। तो किस तरह की खलबली भी अब शिक्षा विभाग में मची हुई है इस आदेश के बाद? देखिए, हम आपको बताते हैं, शिक्षा विभाग लगातार अब इसमें एकदम खलबली बच गई है और वहाँ अभिभावकों से बात कर रहे हैं, अपने बच्चों को आदेश कह रहे हैं कि वो बच्चों को अपने को स्कूल भेजें और उन्हें बुलाने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग में बदलाव आएगा। जिस प्रकार से संभल में डीएम का आदेश हुआ है और आदेश के बाद में देखना होगा कितना आदेश दिया गया है, तो क्या एक्शन किया जाएगा, क्या जो अभिभावक अपने बच्चों को भेज पाएंगे, जो शिक्षक हैं वो बच्चों के लिए और किस तरह से पढ़ा पाते हैं। जी बिल्कुल सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कानपुर में बीजेपी के महासदस्यता अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुरुआत कर दी है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, जिसका सीधा प्रसारण कानपुर में गोविंद नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी अपने कार्यकर्ताओं के साथ देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता के बाद विधायक ने भी सदस्यता ली है। एक व्यक्ति ने किया है तो नरेंद्र मोदी
भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपना सदस्यता का एक महा अभियान चलाया है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करी। और हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर तमाम लोग बीजेपी के मौजूद हैं और यहाँ पर गोविंद नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी भी मौजूद हैं, जो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिस तरीके से हम अपने पीछे दिखाएंगे कि यहाँ पर जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, जिसको यहाँ पर सब लोगों ने बैठ के देखा और देखने के बाद जैसे ही देश के प्रधानमंत्री ने सदस्यता ली है, उसके बाद यहाँ पर भी सदस्यता के अभियान की शुरुआत जो है गोविंद नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी ने करी। वो हमारे साथ खुद यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का महा अभियान शुरुआत हुई है, क्या है सर ये? हाँ, देखिए, पूरे देश में आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज सदस्यता ली है और आज की डेट में हमारी सदस्यता शून्य हो जाती है और फिर से हमने सदस्यता प्रारंभ किया। मोदी जी ने सदस्यता को लिया है। अब उनके बाद अब हम सारे लोग सदस्यता ले रहे हैं। यहाँ पर स्क्रीन, टीवी स्क्रीन लगा करके चौराहे पे बैठ करके हम लोग जनता और कार्यकर्ताओं के साथ इस सदस्यता को लेने का काम कर रहे हैं। और ये सदस्यता जिस प्रकार से हमारी पहले 11 करोड़ से ज़्यादा थी, उसके बाद 17 करोड़ से ज़्यादा थी, और इस बार हम इसकी सदस्यता को इस स्तर तक ले जाएंगे कि पूरी दुनिया में हमारी सदस्यता को कोई छू ना पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो प्रत्येक धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी के लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए सदस्य बनाती है। और वो सदस्य हमारे चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे हमारे चुनाव की परिस्थिति हो, चाहे हमारे कार्यक्रमों की परिस्थिति हो, चाहे हमारे भारत सरकार मोदी जी और प्रदेश सरकार योगी जी या अन्य किसी भी प्रदेश सरकार की भी हमारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाती है। और वो लोग अपने को इस पे गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के कारण से सरकार की योजनाओं से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कराया। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। वो सारे लोग, आवश्यक नहीं कि 24-24 घंटे वो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर और अपने को समर्पित करें। वो अपना काम धंधा भी करते रहते हैं। उनका काम धंधा भी ना डिस्टर्ब हो, नौकरी भी डिस्टर्ब ना हो, रोजी रोजगार डिस्टर्ब ना हो। और साथ में जिस समय चुनाव है या जिस समय पार्टी की कोई गतिविधियाँ हैं या कोई सरकार की योजनाओं से लाभान्वित है, वो अपने को समर्पित करते हैं। हम सदस्यता की संख्या को, जो 200 सदस्य प्रत्येक बूथ पर, कोई वर्ग ना छूटे, कोई भाषा भाषी ना छूटे, इसके लक्ष्य के साथ हम इसको पूर्ण करने जा रहे हैं। तो क्या इसके लिए कोई लक्ष्य भी दिया गया है, लक्ष्य रखा गया है कि जैसे पहले 11 करोड़ फिर 17 करोड़ था, तो अब इसका आगे का लक्ष्य? अब इसका लक्ष्य तो बहुत बड़ा हो गया। जब 201 सदस्य हमको एक बूथ पर 200 सदस्य बनाने हैं, तो आप पूरे देश में कल्पना करिए कि ये सदस्यता हमारी कितनी, 17 करोड़ तो छोड़िए, बहुत ज़्यादा क्रॉस करेगी। बूथ स्तर पर या वार्ड स्तर पर भी इसका दिया गया है लोगों को लक्ष्य के इन लोगों को इतना करना है? हम लोगों की प्रदेश की कार्यशाला हो गई, देश की कार्यशाला पहले हुई, फिर प्रदेश की कार्यशाला हुई, फिर जिले की हुई, फिर मंडल की हुई, फिर वार्डों पे हुई। हम लोगों ने बैठ करके सब कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज़ किया है, उनको बताया है, उनको समझाया है, पार्टी की सदस्यता अभियान के पेचीदों से भी समझाया है कि हमको कैसे 8800002024 को डायल करके किस प्रकार से सदस्यता लेनी है। और वही सदस्यता का कार्ड भी हमको स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा, जो हम अपने मोबाइल से उस कार्ड को भी ले सकते हैं। हमारी सदस्यता रजिस्टर्ड होगी, जिसका रिकॉर्ड हमारा प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हम सदस्य हैं। हम अगर अंडमान निकोबार भी जाते हैं, देश के किसी कोने में जाते हैं, तो हमारे पास वो ऑथेंटिक कार्ड और हमारा सदस्यता क्रमांक है। अगर कार्ड भी नहीं है तो वो क्रमांक है हमारा। हम अपना नाम डालेंगे, अपना बूथ संख्या डालेंगे, हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, तो कहीं पर भी देश के किसी कोने में भारतीय जनता पार्टी का संगठन या दूसरा कार्यकर्ता समझ जाएगा कि ये हमारे परिवार का सदस्य है और हम पूरे देश का परिवार, एक परिवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को पूर्ण कर रहे हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ गोविंद नगर विधायक सुरेंद्र मैथानी जी, जिन्होंने बताया कि वार्ड स्तर हो या बूथ स्तर हो, सब पर हर जगह जो है बनाए जाएंगे सदस्य। और अगर बात करिए सदस्यता महाअभियान की, तो पहले जहां 11 करोड़ और फिर 17 करोड़, लेकिन अब जिस तरीके से बूथ और या वार्ड स्तर की बात करी जा रही है, तो अब ये सोचा जा सकता है कि अब कितने हमारे सदस्य होंगे। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़, कानपुर। खबर बलिया से है, जहां वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने बाढ़ राहत सामग्री की कालाबाजारी और बिक्री के मामले में सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये कार्य सत्ता पक्ष के इशारों पर हो रहा है और सरकारी तंत्र गरीबों का निवाला बेचने और निकालने का काम कर रहा है। बता दें कि ग्रामीणों ने बाढ़ राहत सामग्री बेचने जा रहे व्यक्ति और ड्राइवर को पकड़ा तो कर्मचारी बाइक छोड़कर फरार हो गए। राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि यदि ग्रामीणों पर कार्रवाई नहीं हुई
तुम्हें जिले में जाम लगाकर धरना देंगे। रोक नहीं लगाया जा रहा है, सही बात। रात को 11 बजे कहाँ बांटने के लिए जा रहा था, दिन में जाता, सवेरे जाता, तो ये बिल्कुल व्यापारियों को बेचा गया है। और कुछ सत्ता पक्ष के जुड़े हुए लोग इसको बेचे कर्मचारियों से मिल करके। अगर कर्मचारी ईमानदार होते तो फिर अपना मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी छोड़ करके दीवार फांद के भागते क्यों? डट के मुकाबला करते हैं कि नहीं हम सही हैं। तो बिल्कुल चोरी का मामला है, ये राशन बेचने का मामला है। मुख्यमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि हम सभी बाढ़ पीड़ित के गरीबों को हम सरकारी मदद दे करके उनको जिलाने का काम करेंगे, और उन्हीं से संबंधित लोग गरीबों का निवाला छीन करके व्यापारियों को बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री से कि इसको गंभीरता से लें, इसकी जांच करावें, दोषियों के खिलाफ कड़ी। मेरठ में बच्ची के अपहरण के मामले का पुलिस ने 6 घंटे में खुलासा किया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक पुराने ड्राइवर और दोस्त ने ही जलकर विभाग के जेई की बेटी के अपहरण की साजिश रची थी। देखिए, आज दोपहर में थाना नौचंदी के शास्त्री नगर क्षेत्र में एक 6 वर्ष की बच्ची के अगवा किए जाने की सूचना थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत ही पूरे इलाके की नाकाबंदी की गई थी तथा लगातार चेकिंग कराई जा रही थी। अगवा होने के करीब 2 घंटे बाद बच्ची सकुशल वापस आ गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए सीओ सिविल लाइंस के निर्देशन में एसएचओ ये नौचंदी, थाना नौचंदी पुलिस और एसओजी की टीम और सर्विलांस की टीम लगाई गई थी। इसमें जो पूछताछ की गई, परिजनों से पूछताछ के दौरान एवं जो सर्विलांस एवं मैनुअल जो काम किया गया सीडीआर के थ्रू, इसमें इनका जो ड्राइवर था, पूर्व में ड्राइवर था आकाश, उसकी गतिविधियां थोड़ी संदिग्ध नज़र आ रही थी, जिसको पुलिस द्वारा पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। कुछ देर पहले अभी मुखबिर खास से सूचना मिली कि ये ड्राइवर जो आकाश है और 2 और बदमाश ये नौचंदी ग्राउंड के पास देखे गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा पूरे नौचंदी ग्राउंड की घेराबंदी की गई। अपने आप को घिरता देख इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिनका नाम राजू और आकाश है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए H&N 24/7। नमस्कार।